मांझी जानते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला बात है, कौन बांधेगा। कम से कम 3 प्रत्याशी अंततः फाइनल हैं उस सीट के लिए। चिराग पासवान क्या भाजपा से इतनी बड़ी लड़ाई लेना चाहेंगे? तो नीतीश कुमार ये बात जानते हैं कि रातों रात ये होगा नहीं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन खबरों के पीछे का तथ्य क्या है, क्या आधार है और आने वाले दिनों में कैसी संभावनाएं बन रही हैं। तो ऐसे में रातों रात में अक्सर बाबा हमारे साथ मौजूद होते हैं, लेकिन आज के रातों रात में डॉक्टर साहब मौजूद हैं और इस रातों रात में हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के रिश्तों पर क्या लगता है। इन रिश्तों के बारे में तो लगातार सब लोग चीरफाड़ कर ही रहे हैं, हम लोग भी पंचनामा में कर रहे हैं। अब चीरफाड़ असल होगी, उसमें यह है कि लालू प्रसाद यादव चुप क्यों है। इतना बड़ा मामला हो रहा है, लालू बोल क्यों नहीं रहे हैं कुछ। सच पूछे तो लालू यादव की राजनीति ये नहीं है। अगर ये राजनीति उनकी होती तो वो बोलते भी। आप जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, तेंदुलकर से पूछिए कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो क्या बोलेंगे। यॉर्कर खेलना जानते हैं, डालना नहीं जानते हैं। बिहार में नीतीश कुमार धनाधन यॉर्कर डाल रहे थे तेजस्वी यादव को। कितना यॉर्कर बचाइएगा, किसी पे तो विकेट जाएगा ना। और ये समझ से परे है कि आखिर जदयू ऐसा क्यों कर रही है। दागी तो पूरे मंत्रालय में है, जदयू कोटे के भी हैं, राजद कोटे के भी हैं, यादव समाज से भी हैं, हर समाज से हैं। मैं नाम कर रहे हैं किसी का। इनको नहीं हटा के आप 2 ऐसे नेताओं को आपने हटा दिया जो उस समीकरण के हिस्सा थे, जो तेजस्वी लेकर चल रहे हैं टू का। तो नुकसान तो है, नुकसान तो तेजस्वी का शुद्ध नुकसान है। और उसके बावजूद अगर तेजस्वी बर्दाश्त कर ले रहे हैं तो शायद या तो उन्हें बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा होगी या कुछ उनको उम्मीद होगी कि नीतीश जल्द ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, या उन्हें लगता होगा कि कोई रास्ता बिहार की सत्ता में आने का उनके पास नहीं है, केवल यही एक रास्ता है कि नीतीश से कॉम्प्रोमाइज़ करके बने रहें। तो क्या राजद के कार्यकर्ता नेता मान ले कि अब लालू के शरण में जाने से कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। अब लालू प्रसाद यादव कोई फैसला पार्टी को लेकर नहीं ले सकते हैं, ये तय है। भले उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार बनाया जाए, पार्टी का पूरा फैसला अब तेजस्वी यादव ले रहे हैं। उनके आसपास के लोग जो उनके सहायक हैं, सलाहकार हैं, वो ले रहे हैं। और उन रणनीतियों में बैकफुट पर जाना फिलहाल एक प्रमुख रणनीति है। चाहे सुधाकर सिंह को लेके हो, कार्तिक सिंह को लेके हो, और भी जो आप देखिएगा आसपास जो माहौल बन रहा है, चाहे बिहार में अगर कोई क्राइम हो रहा है तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को उसमें इन्वॉल्व कर दिया जा रहा है। अब नीतीश कुमार को नहीं घेरा जा रहा है। पहले भाजपा थी, साथ में नीतीश कुमार घेरा देते, तो भाजपा भी नीतीश को घेर देती थी। अब तेजस्वी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और उनके आसपास और भाजपा सब मिल के तेजस्वी की तरफ जवाबदेही डाल दे रहे हैं। तेजस्वी यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, अभी उप मुख्यमंत्री हैं। गृह विभाग नीतीश के पास है, नीतीश को बोलना चाहिए सामने आके, उनको फैसले लेने चाहिए, उनको आगे जवाबदेही देनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव का आगे कर दिया जा रहा है। या तो राजनीतिक परिपक्वता की कमी है तेजस्वी यादव में, या इतना कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं कि इसका फायदा सीधे एक अंत में ही बुझाएगा। जी अच्छा, एक और सवाल हम आगे लेकर बढ़ते हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, नया गठबंधन है और उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान हो गया है, तो मतलब पहला परीक्षा है इस गठबंधन का? कौन पहला परीक्षा है? बड़ा खतरनाक परीक्षा है। तो पहले सीटों बंटवारे में गोपालगंज में क्या होगा ये तो अभी सोचने वाली भी बात नहीं है। मुकामा सोच के परेशान है लोग, बड़े बड़े विश्लेषकों का दिमाग नहीं काम कर रहा है। अनंत सिंह निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं। अनंत सिंह को बिहार की सभी पार्टियों ने ऑफर कर दिया टिकट लगभग। अनंत सिंह को जिस पार्टी से चुनाव लड़ना है उस पार्टी ने अब तक कोई जवाब ही नहीं दिया है। जदयू वहाँ प्रत्याशी खोज रही है। तो अनंत सिंह के बारे में आपको 20 वाला चुनाव आपको याद होगा, 19 वाला कैसे बोल रहे थे कि कांग्रेस से लड़ेंगे, बात हुई है तो नहीं, क्यों कैसे लड़ेगा, तो लड़ लेंगे। हाँ, तो ऐसा ही दावा किया जा रहा है। उनके लोग फ़ोन करके हमें बताते हैं कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले बहुत करीबी उनके फ़ोन करके हमसे बोले थे कि नहीं वो लड़ रहे हैं राजद के टिकट पर चुनाव, बात हो गई है। लेकिन ये हम कैसे मान लें? हमें जो पैटर्न दिख रहा है, कार्तिक सिंह, बंटू सिंह, अनंत सिंह, वो पैटर्न कह रहा है कि तेजस्वी यादव शायद उनके लिए मांग ना पाए टिकट। और जो हमारा इनपुट है वो ये है कम से कम 3 प्रत्याशी अंततः फाइनल हैं उस सीट के लिए। उन्हीं तीनों में से एक को चुन के जदयू देगी टिकट। तो जदयू फिर तैयारी क्यों कर रही है जब आरजेडी को जाना है वो टिकट? और आपको एक और बात बता दें कि ललन सिंह कैसे मान जाएंगे। ललन सिंह और अनंत सिंह का जो अदावत रहा है वो क्षेत्रीय अदावत है, वो जमीन की लड़ाई है। कहा ना कि राजनीति में लड़ाई है, जमीन की लड़ाई नहीं है।
तो ललन सिंह की तो जमीन की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई को कैसे आप इतना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं? वो संभव नहीं है। उसके लिए कहीं ना कहीं फिर तेजस्वी को पीछे हटना पड़ेगा, या नीतीश कुमार को ये बात समझनी होगी कि अब दबाव ज़्यादा डालेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। जब भाजपा भी इस चुनाव में पहली बार उतरेगी, भारतीय जनता पार्टी 2015 के बाद पहली बार अकेले बिहार में उतरेगी, उसके बाद तो नीतीश के साथ थी। क्या लगता है अमित शाह का दौरा इसलिए कराया जा रहा है कि उपचुनाव जीते, या उपचुनाव अमित शाह के दौरा के पीछे का कुछ और कारण? अमित शाह का दौरा उपचुनाव के लिए नहीं है। अमित शाह का दौरा है बिहार के पूरे राजनीतिक परिस्थिति में अपना एक हस्तक्षेप करने के लिए और 2024 की तैयारियों के लिए। देखिए, अमित शाह को भांपने आना होगा कि नीतीश कितना पानी में है, बिहार के किस राजनीतिक समीकरण के तहत नीतीश से दावा कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बिहार में ऐसा क्या कर दिया है। तो ज़्यादा उनका फोकस 24 और 25 पर है। लेकिन इस उपचुनाव में आपने पूछा कि भाजपा का क्या रियल रिएक्शन हो सकता है। देखिए, भाजपा निश्चित तौर पर कमज़ोर है। भाजपा ने पूरा प्रयास किया कि मुकेश सहनी, चिराग, ये सब एक साथ हो जाए और एनडीए का हिस्सा कुनबा बढ़ जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो अब अगर मुकेश सहनी प्रत्याशी उतारेंगे, चिराग पासवान प्रत्याशी उतारेंगे, तो भाजपा तो वैसे भी। अगला सवाल मेरा यही रहेगा कि इस उपचुनाव में छोटी छोटी पार्टियों का क्या महत्व होगा, कैसे वो करेगी? देखिए, मुकेश, खास तौर पर मुकेश और चिराग का तो मुझे पता नहीं। चिराग पासवान तो जिनका वोट बैंक है और जो उनकी, आपको लगता है कि चिराग पासवान बैकफुट पर चले जाएंगे इस चुनाव में भी, वो चाह जैसे? मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे नहीं, प्रत्याशी तो उनको मिल जाएगा, लेकिन मुझे डर इस बात का लग रहा है कि चिराग पासवान क्या भाजपा से इतनी बड़ी लड़ाई लेना चाहेंगे, क्योंकि रिश्ता बहुत मुश्किल से सुधरा है। और वैसे भी खबर आई है कि नाराज़गी है अमित शाह की, वो आए यहाँ पे, इन्होंने ट्वीट तक नहीं किया, प्रधानमंत्री को खुद जन्मदिन का बधाई नहीं दिया अपनी तरफ से। तो इसको लेके संशय तो बना हुआ है, लेकिन चिराग पासवान का जो वोट बैंक और जो उनकी प्रसिद्धि है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, इतना तेज़ नहीं बढ़ रही है कि आज के आज वो बड़ा फैक्टर बन जाए। लेकिन बात जहाँ तक मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी एक बड़े फैक्टर है। किसकी लंका जलाएंगे इस बार? किसी की लंका जा सकते हैं। मुकेश सहनी का टैलेंट यही है कि वो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों काम बिगाड़ सकते हैं। प्रत्याशी जैसे अगर उनको लगता है मुकेश सहनी दोनों जगह इस बार कूद जाएंगे, गोपालगंज या मोकामा दोनों जगहों में वोट है उनका, मुकेश सहनी का मोकामा में काफ़ी वोट है, तो उसको इन्फ्लुएंस वो कर सकते हैं ना सीधा। और राजद चाहेगी कि वो उनके पाले में आ जाए, भाजपा चाहेगी कि उनके पाले में आ जाए, और वो अगर वो दोनों जगह प्रत्याशी उतारते हैं तो बहुत मैटर हो जाएगा। एक और सवाल उठता है कि ये राजनीतिक परिस्थिति जब बन रही है राजद और जदयू के बीच, तब मांझी जी इसमें गायब हैं। आपको नहीं लगता है कि मांझी जी को इसमें बोलना चाहिए? बहुत दिन हो गया बोले हुए उनको कुछ। मांझी जी के बोलने लायक ये टॉपिक नहीं है। मांझी जानते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला बात है, कौन बांधेगा? जब तेजस्वी जैसे नेता, तो फिर जदयू और राजद वाला, भाजपा वाला लड़ाई में तो बोलते थे। उनको पता था कि नीतीश के पास ऑप्शन है, उनको पता था कि नीतीश को ऑफर है, उनको खुद ऑफर था। लालू प्रसाद ने खुद तेजस्वी मांझी जी और मुकेश सहनी को ऑफर दिया था कि आप दोनों आइए हमारी तरफ, नीतीश को भी ले आइए, नहीं तो नीतीश नहीं आ रहा था आप आ जाइए। लेकिन यही ऑफर वो जानते हैं कि फिलहाल जिस गठबंधन में नीतीश कुमार हैं उसमें तेजस्वी यादव सीएम के मुद्दे पर बैकफुट चल जा रहे हैं, मंत्रियों का विकेट गिर रहा है, पीछे हट जा रहे हैं। तो जला हुआ दूध, गर्म दूध कौन पिएगा? मांझी, जब नीतीश ने खुद तेजस्वी नहीं पी रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा इस रातों रात का कि जातीय जनगणना पर एक बार फिर से बातचीत होने लगी है, क्या लगता है अब नीतीश कुमार इस पर? दुखद है कि नीतीश बात नहीं कर रहे हैं, नीतीश नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चर्चा अब सरकारी मतलब काम बढ़ चुका है, पेपर में बयान लगा कि जातीय जनगणना में आपको हाउस नंबर अलॉट किया जाएगा, ये वो, लेकिन नीतीश कुमार बोल नहीं रहे हैं। ये नीतीश कुमार ऑब्वियसली ओबीसी समाज को जोड़ना चाहते हैं, और ये सबको जान गया है क्योंकि उनके मुंह से ये बात निकल गई थी कि तेजस्वी के कहने पर ही मैं गया था वहाँ। तो वो ये भी नहीं चाहते होंगे कि तेजस्वी को पूरा इसका क्रेडिट मिले। नहीं, तो क्रेडिट नहीं मिलने के लिए तो उपेंद्र कुशवाहा यात्रा निकालिए दिए हैं। हाँ, और शायद मुझे लगता है कि अब एक ही बार नीतीश कुमार इस मुद्दे पर बोलेंगे, लेकिन जातीय जनगणना से नीतीश का फायदा शुद्ध है। अगर बिहार में वो करा लेते हैं तो उनको वोट का अंदाजा हो जाएगा, फिर उस समाज को एकजुट करने में 24 के पहले ही हो पाएगा। बिहार में तो हो सकता है, कराया जा सकता है, बिहार में कराया जा सकता है। बिहार में जितना खर्च कर रहे हैं उस आधार पर कराया जा सकता है, लेकिन यही है कि उसकी शुद्धता को लेकर बहुत सवाल हो गए हैं, बहुत तरह की बात है। एग्जैक्टली क्या होता है वो तो समझ में आएगा बाद में ही, लेकिन इससे फायदा नीतीश का है। एक रफ आइडिया में मिल जाता है कि ओबीसी समाज कितना है बिहार में, तो उसको देश भर में रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। और फिर 70% के आसपास ओबीसी समाज है। अगर नीतीश के पीछे लग जाए कि नहीं, अगर नीतीश ही जातीय जनगणना कराएंगे, नीतीश से आरक्षण दिलवाएंगे, नीतीश से आरक्षण का दायरा बढ़वाएंगे,
तो फिर तो नीतीश कुमार का लॉटरी लग जाएगा। फिर नीतीश कुमार से जुड़ी हुई एक सवाल ले लेते हैं। जी। विपक्षी एकता को लेकर अब माहौल शांत हो गया है, क्या लगता है नीतीश जी भूल गए हैं? नीतीश कैसे भूलेंगे? नीतीश की शादी नीतीश से भुला दी डेट। तब कोई बोल नहीं रहा है। जिस दिन शादी के कार्ड छप जाता है, उसके बाद कार्ड बटा जाता है, तो तैयारी में लग जाता है आदमी। तो होता है कभी कभी शांति से बैठ के भी काम हो रहा है, फ़ोन पे भी काम हो रहा है। जरूर थोड़ी कि हमेशा कार्डे बटाएगा, समझने लगे अब बजेगा जब बजे। बीच में कुछ दिन तैयारियों के लिए भी लगता है। आलू आता है किस दिन परवल आता है। मेरा कहने का मतलब ये था कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद खबर आई कि नहीं, झटका तो लगा है। झटका लगा है, तो झटका इसलिए लगा। शांत हो गए हैं क्या? नहीं, झटका लगा है और हाँ शांति तो है, लेकिन इसमें देखिए समझने की बात है। नीतीश कुमार ये बात जानते हैं कि रातों रात ये होगा नहीं। पिछली बार भी उनको डर इसी बात का था। नीतीश जानते हैं कि रातों रात ये होगा नहीं, उनके चेहरे को लेकर रातों रात नहीं बनेगा ये माहौल। और केजरीवाल हैं, और भी पार्टियां हैं, और भी नेतागण हैं, ये एक एक करके एक्सेप्ट करेंगे जब इनका वोट बैंक का एक ठोस दावा हो जाएगा कि नीतीश जाते हैं वहाँ, तो नीतीश के पीछे इतना बड़ा वोट बैंक है। जी, तो कहीं ना कहीं इस रातों रात में हमने कई बिहार की सियासत के घटनाओं पर चर्चा की है और ख़ास तौर पे जातीय जनगणना पर बातचीत हो रही है। नीतीश कुमार को दिल्ली जाने की बात चल रही है। ऐसे में सब कुछ स्पष्ट होता हुआ नजर आता है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बिहार में तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी को लेकर क्या कुछ फैसला होता है। फिलहाल के लिए इस रातों रात में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681